जिनके ऊपर भी आईपीसी 490 का केस है, उनको इसकी प्रक्रिया के बारे में जानना बहुत ही जरूरी है। उनके ऊपर जो केस चल रहा है उसकी जानकारी उनको होना बहुत ही जरूरी है कि उनके केस में क्या क्या होने वाला है, पुलिस स्टेशन में क्या होगा, कोर्ट के अंदर क्या होगा, कौन कौन सी स्टेजें आएंगी, उनको क्या क्या करना पड़ेगा। अगर यही जानकारी उनको नहीं है, कोर्ट में जाते हैं आ जाते हैं, तो इससे मतलब नहीं रखना चाहिए। इससे तो है जो हार का सामना करना पड़ सकता है। अपने केस की अपने को जानकारी रखनी होगी कि क्या क्या होगा, मुझे क्या क्या करना होगा, खुद को एक्टिव होना होगा, पूरी प्रक्रिया को जानना होगा। तभी है जो सक्सेस हासिल हो सकती है, तभी है जो जीत है पास में आएगी और जीत हासिल होगी। तो ये पूरी जानकारी इस वीडियो के अंदर बताऊंगा कि आईपीसी 490 में कौन कौन सी स्टेजेस चलती हैं, शुरू से लेके और अंत तक बताऊंगा। यानी कि केस जब से रजिस्टर्ड होता है और जजमेंट तक क्या क्या होता है, सब कुछ A to Z बताने वाला हूं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसको अभी से आप लाइक कर दीजिए, क्योंकि प्रैक्टिकली जानकारी होगी, आपके फायदे की है। तो इसको लाइक कीजिए और वीडियो को देखने के बाद में आपको शेयर करना है। इस चैनल को अगर अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट जितेंद्र और आज के वीडियो में आईपीसी 490 की जितनी भी स्टेजें आती हैं सब कुछ A to Z इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। तो दोस्तों यहाँ पे मैं क्लियर कर देता हूं कि आईपीसी 490 का केस है जो दो तरीके से रजिस्टर्ड होता है। इसमें पहला तरीका आता है FIR बेस पे, यानी स्टेट केस होता है, और दूसरा होता है जो डायरेक्ट कोर्ट से होता है, कंप्लेंट केस होता है जो परिवाद के माध्यम से दायर होता है। तो यहाँ पे देखो, पहले मैं समझाने के तौर पे पहली प्रक्रिया रखूंगा कोर्ट के माध्यम से जो केस होता है, परिवाद के माध्यम से जो केस होता है, उसके अंदर कौन कौन सी स्टेजें आती हैं। देखो, इसमें जो पत्नी होती है वो डायरेक्ट कंप्लेंट डालती है मजिस्ट्रेट साहब के सामने परिवाद के माध्यम से। तो इसके अंदर 200 CRPC के अंदर पत्नी के बयान होंगे। पहले पत्नी जैसे कंप्लेंट डालेगी 200 CRPC में पत्नी के बयान होंगे और 201 में उसकी जांच होगी कि ये मामला सही है या फिर नहीं है। और 202 के अंदर क्या होगा, गवाहों की गवाही होगी। गवाह जो भी हैं वो लेके जाती हैं, उनकी गवाही होती है 202 के अंदर। जो भी गवाह वो बताती है उनकी गवाही होगी 202 के अंदर। और 203 में वो मामला है जो खारिज भी हो सकता है। अगर ये लगता है कि यहाँ पे झूठा मामला है तो 203 CRPC के अंदर है जो खारिज भी हो सकता है। 204 में CRPC में समनिंग होती है, यानी कि पहले पत्नी की प्रक्रिया हो जाती है, उसके बाद में जिनके खिलाफ ये केस लेके गई है, हस्बैंड के रिलेटिव पेरेंट्स, उनके खिलाफ है जो समनिंग होती है 204 CRPC के अंतर्गत। तो इसमें जो समनिंग होगी, समन उनके पास में जाएगा, उनको एक डेट दी जाएगी, उसके अंदर उनको कोर्ट के अंदर आना होगा। अब वो जैसे आ जाएंगे तो इसके अंदर क्या होता है, मीडिएशन भी होता है। और जैसे इसमें क्या होता है, परमानेंट बेल भी लेनी पड़ती है आने के बाद में, ये प्रक्रिया होती है। 244 CRPC के अंदर पत्नी के गवाह की गवाही वगैरह ये होगी, जिरह होगी, क्रॉस एग्जामिनेशन, मतलब ये सब कुछ होगा 244 CRPC में। 245 के अंदर डिस्चार्ज का एप्लीकेशन लगेगा। डिस्चार्ज का अगर एप्लीकेशन लगाना है, पति की साइड से अगर लगाया जाता है, तो वो 245 CRPC में डिस्चार्ज का एप्लीकेशन लगा सकते हैं कि ये जो भी मामला है हमारे ऊपर किया गया है ये झूठा है। हमारे जिन भी लोगों का नाम लिखाया गया है उनका नाम है जो झूठा लिखाया गया है, उनका नाम है जो निकाला जाए। तो डिस्चार्ज के ऊपर बहस वगैरह कर सकते हैं, आर्ग्यू कर सकते हैं। तो ये होता है 245 CRPC के अंतर्गत। अब 246 CRPC के अंदर जो चार्ज हो जाता है, फिर वापस क्या है कि वापस बयान होते हैं पत्नी साइड से जो भी है, यानी कि उनके अगर पहले के बयान है तो उनका जो सेम है वही पैटर्न वहां पे 246 CRPC के अंदर रखा जा सकता है। 247 CRPC के अंदर जो सामने वाली पार्टी यानी कि हस्बैंड है, हस्बैंड के जो रिलेटिव हैं, पेरेंट्स हैं, उनके गवाह वगैरह जो भी है, उनके एविडेंस वगैरह सब कुछ है 247 CRPC के अंतर्गत आ जाता है। फिर इसमें होती है अंतिम बहस, और अंतिम बहस के बाद में इसका फाइनल जो निर्णय है वो आ जाता है कि इसका जो परिणाम है वो क्या निकल के आता है। यहाँ पे पति दोषी होता है या फिर पत्नी का जो मामला है वो झूठा पाया जाता है, इसका फाइनल निर्णय है जो आ जाता है। तो इस तरीके से है जो ये कोर्ट की प्रक्रिया चलती है। कोर्ट के माध्यम से जो केस रजिस्टर्ड करवाया जाता है उसकी प्रक्रिया चलती है। अब यहाँ पे ये बताने वाला हूँ कि अगर पत्नी पुलिस स्टेशन जाती है या फिर महिला सेल, महिला थाना वगैरह जाती है, तो वहां से अगर डायरेक्ट 490 का केस करवाना चाहती है तो उसकी प्रक्रिया है जो किस तरीके से चलेगी। देखो, इसकी प्रक्रिया पहले इस तरीके से चलती है कि अगर पत्नी के साथ में अगर 490 जैसी घटना होती है तो डायरेक्टली वुमन सेल जाएगी, महिला थाना जाएगी, महिला सेल यानी कि जो भी बना हुआ है उसके आसपास वहां पे जाएगी, और वहां पे अपने जो ससुराल वाले हैं यानी कि हस्बैंड हो गया, हस्बैंड के रिलेटिव पेरेंट्स जो भी हो गए, उनका नाम लिखवाएगी कि इन लोगों ने मेरे साथ में बहुत गलत किया, क्रूरता की, यहाँ पे डोरी की डिमांड की, मुझे मारा पीटा,
प्रताड़ित किया, गाली गलौज निकाली, धमकी दी और मुझे है जो घर से बाहर निकाल दिया। यानी कि इस तरीके के आरोप है जो लिखवाए जाते हैं पत्नी की तरफ से। तो यहाँ पे डायरेक्टली है पत्नी की एफआईआर जल्दी से नहीं ली जाती है, पहले है कंप्लेंट ली जाती है और कंप्लेंट के बेस पे जिनका नाम वो लिखवाएगी उनको सूचित किया जाता है कि आपके नाम से कंप्लेंट आई है, आपको यहाँ पे आना है। तो वहाँ पे फिर उन सभी को प्रेजेंट होना होगा जिनका नाम लिखवाएगी, और यहाँ पे यानी कि पत्नी पक्ष का और पति पक्ष का दोनों साइड का काउंसलिंग चलेगा। यानी काउंसलिंग होगी, वहाँ पे काउंसलर होंगे, वो काउंसलिंग करवाएंगे। वो ये चाहेंगे कि ये मामला है यहीं पे सॉर्ट आउट हो जाए, उस मामले को वहीं पे खत्म करने की कोशिश करेंगे। 3, 4, 5 जितनी भी काउंसलिंग वो चलाना चाहेंगे चला सकते हैं। और यहाँ पे अगर परिणाम नहीं आता है, कोई भी रिजल्ट अगर नहीं मिलता है, तो फिर पत्नी अगर काउंसलिंग से संतुष्ट नहीं है, वो अगर एफआईआर करवाना चाहे तो एफआईआर भी करवा सकती है। जिन लोगों के नाम वो कंप्लेंट के अंदर लिखवाई है उन लोगों के नाम वो एफआईआर के अंदर भी लिखवा सकती है। जिन लोगों के ऊपर जिस तरीके के आरोप उसने कंप्लेंट के अंदर लगाए हैं वो आरोप है जो एफआईआर के अंदर भी लगा सकती है। यहाँ पे देखो पति पक्ष को पता चल जाएगा भाई उनके ऊपर है जो एफआईआर हो रही है, तो वो अगर एंटीसिपेटरी बेल लेना चाहे, अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए अग्रिम जमानत अगर वो लेना चाहिए तो वो ले सकते हैं। वो सेशन कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं। सेशन कोर्ट से अगर उनको एंटीसिपेटरी नहीं मिलती है तो हाई कोर्ट वो जा सकते हैं, या फिर हाई कोर्ट से भी नहीं मिलती है तो अपील के लिए वो माननीय सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं। तो इस तरीके से उनको एंटीसिपेटरी बेल लेनी होगी। अब ये जैसे एफआईआर हो जाती है तो एफआईआर के बाद में 41 सीआरपीसी का नोटिस जाएगा पति पक्ष की साइड में, या फिर पति पक्ष को थाने के अंदर भी पुलिस बुला सकती है 41 सीआरपीसी के नोटिस के ऊपर सिग्नेचर करने के लिए। तो इस तरीके से प्रक्रिया होगी। और यहाँ पे जब 41 सीआरपीसी की प्रक्रिया पूरी हो जाती है, पुलिस फिर क्या है इन्वेस्टिगेट मामले की चालू कर देती है। यानी कि मामले का जो इन्वेस्टिगेशन है पुलिस करती है, पहले पत्नी साइड में जाती है, फिर पति साइड में आके, यानी कि जहाँ पे जो घटना हुई है, जो घटना स्थल लिखवाया गया है, वहाँ पे पुलिस जाती है, आस पड़ोस के लोगों से भी पूछती है। यानी पूरा घटनाक्रम का जो भी पूछताछ है पुलिस करती है अच्छे से, और उस आधार से चार्जशीट बनाती है और चार्जशीट बना के कोर्ट के अंदर पेश कर देती है। अब चार्जशीट पेश हो जाती है तो पति पक्ष को इनवाइट किया जाता है, उनको बोला जाता है कि आपके नाम से चार्जशीट पेश हो चुकी है, उनको इन्फॉर्म कर दिया जाता है। उनको कोर्ट के अंदर जाना होता है पति पक्ष को, और वहाँ पे उनको चार्जशीट की कॉपी मिलती है, एक फ्री ऑफ कॉस्ट उनको चार्जशीट की कॉपी मिल जाती है। चार्जशीट की कॉपी मिल जाती है तो फिर वहाँ पे उनको एक रेगुलर बेल लेनी होती है, रेगुलर बेल की उनको प्रक्रिया को फॉलो करना होता है। फिर डिस्चार्ज पे एप्लीकेशन लगता है, पति पक्ष के द्वारा लगाया जाता है। भाई जिन लोगों के ऊपर जो आरोप लगे हैं वो झूठे लगे हैं, जिन जिन लोगों के नाम निकलवाने हैं वो नाम है जो निकलाए जा सकते हैं पति पक्ष के द्वारा। तो डिस्चार्ज के ऊपर उनको है जो आर्ग्यू वगैरह करना होता है। यहाँ पर डिस्चार्ज की जो प्रक्रिया है वो पूरी हो जाती है। उसके बाद में चार्ज फ्रेमिंग होती है। चार्ज फ्रेमिंग के बाद में फिर गवाही होती है, यानी कि गवाहों की गवाही। फिर 313 के स्टेटमेंट होते हैं जिसके अंदर हस्बैंड के फादर वगैरह और यहाँ पे एक्यूज्ड के बयान वगैरह सब कुछ होते हैं। तो ये प्रक्रिया इस तरीके से चलती है। उसके बाद में फिर फाइनल आर्ग्यूमेंट होता है जिसके अंदर प्रोसिक्यूशन के आर्ग्यूमेंट होते हैं, और यहाँ पे फिर डिफेंस के जो एडवोकेट हैं वो आर्ग्यू करते हैं। तो इस तरीके से ये 498A की संपूर्ण प्रक्रिया है पूरी हो जाती है। यहाँ पे फाइनल आर्ग्यूमेंट के बाद में अंतिम जो जजमेंट है, जो निर्णय है, वो आ जाता है। तो दोस्तों यह जानकारी आपकी समझ में आ गई होगी। अभी तक अगर आप इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिए। तो फिर आगे मिलेंगे आपसे नए वीडियो नए टॉपिक के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।